दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अभिनवपुर था। इस राज्य के राजा विक्रम अपने न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए विख्यात थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजा विक्रम का एकमात्र लक्ष्य था अपने राज्य में न्याय और शांति को बनाए रखना। राजा विक्रम का एक मुख्य सलाहकार था जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य एक विद्वान और नीति निपुण व्यक्ति थे जो राजा को कठिन परिस्थितियों में सलाह देते थे। एक दिन चाणक्य ने राजा से कहा, महाराज, न्याय और सत्य की परीक्षा हमेशा चलती रहती है। हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए कि हमारे राज्य में कोई अन्याय ना हो। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। वे हमेशा की तरह अपने प्रजा की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए तत्पर थे। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। राजा ने तुरंत अपनी रथ को रोका और महिला के पास गए। उन्होंने पूछा, माता, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? वृद्ध महिला ने बताया कि उसका एकमात्र पुत्र कुछ दिनों से गायब है। उसने अपने पुत्र को हर जगह खोजा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। महिला ने कहा, महाराज, मेरे पुत्र को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाती हूं। राजा विक्रम ने महिला को सांत्वना दी और वचन दिया कि वे उसके पुत्र को खोज निकालेंगे। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के सैनिकों को आदेश दिया कि वे महिला के पुत्र की खोज शुरू करें। सैनिकों ने राज्य के हर कोने में खोजबीन की लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने चाणक्य को बुलाया और उनसे इस मामले में मदद मांगी। चाणक्य ने गहन विचार किया और कहा, महाराज, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस घटना के पीछे कौन हो सकता है और उसका उद्देश्य क्या है। हमें छिपे हुए सुराग ढूंढने होंगे। राजा और चाणक्य ने मिलकर राज्य में एक गुप्त जांच शुरू की। उन्होंने अपने विश्वसनीय जासूसों को विभिन्न संभावित संदिग्धों की निगरानी के लिए भेजा। धीरे धीरे उन्हें कुछ सुराग मिले जो उन्हें एक छोटे से गांव की ओर ले गए। उस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम समर था। समर के बारे में कहा जाता था कि वह अत्यंत धनवान और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी गतिविधियां संदिग्ध था। राजा विक्रम और चाणक्य ने तय किया कि वे समर के घर जाकर जांच करेंगे। उन्होंने रात के समय, जब समर अपने घर पर नहीं था, गुप्त रूप से उसके घर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक तहखाना पाया जिसमें कई लोग बंदी बनाकर रखे गए थे। उन बंदियों में वृद्ध महिला का पुत्र भी था। राजा विक्रम ने सभी बंदियों को मुक्त कराया और समर को पकड़कर न्याय के कटघरे में खड़ा किया। समर ने स्वीकार किया कि उसने लोगों को अगवा करके उनसे जबरन श्रम करवाने के लिए बंधक बनाया था। राजा ने उसे कड़ी सजा दी और राज्य में यह संदेश फैलाया कि अन्याय और अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना के बाद राजा विक्रम और चाणक्य ने राज्य में न्याय और सत्य की स्थापना के लिए और भी कड़े कदम उठाए। उन्होंने प्रजा को सशक्त बनाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। धीरे धीरे अभिनवपुर राज्य बन गया जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करने लगा। राजा विक्रम और चाणक्य की न्याय और सत्य की यात्रा अभी भी जारी थी। उनके कार्यों ने राज्य में एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया था। प्रजा ने अपने राजा और उनके सलाहकार पर अटूट विश्वास करना शुरू कर दिया था। अभिनवपुर में एक और घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया। राज्य के सीमांत पर स्थित एक छोटे से गांव में ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके पास खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा था। नहरें सूख गई थी और फसलें मुरझा रही थी। राजा विक्रम ने तुरंत इस समस्या को गंभीरता से लिया और चाणक्य के साथ गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव पहुंचकर राजा विक्रम ने देखा कि नहरें वास्तव में सूखी हुई थी। उन्होंने गांव के प्रमुख से पूछताछ की जिसने बताया
कि पास की पहाड़ियों में एक धनी जमींदार सूरजमल ने नहरों का पानी अपने निजी तालाबों की ओर मोड़ दिया था। यह सुनकर राजा विक्रम और चाणक्य ने तुरंत पहाड़ियों की ओर जाने का निर्णय लिया। पहाड़ियों पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूरजमल ने नहरों के रास्ते को बदलकर अपने विशाल तालाबों को भर दिया था। सूरजमल ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे गांव को संकट में डाल दिया था। राजा विक्रम ने सूरजमल से इस अन्याय के बारे में पूछताछ की। सूरजमल ने अपने अधिकारों का दावा करते हुए कहा, मैंने यह जमीन खरीदी है और पानी पर मेरा हक है। चाणक्य ने सूरजमल को समझाया, पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका उपयोग सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। आपके स्वार्थ ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया है। लेकिन सूरजमल अपने निर्णय पर अडिग रहा। राजा विक्रम ने गांव वालों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने सूरजमल को चेतावनी दी, यदि वह नहरों को तुरंत नहीं खोलेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जब सूरजमल ने राजा की चेतावनी को नजरअंदाज किया, तब राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नहरों को पुनः सही मार्ग पर ले आए। सैनिकों ने कड़ी मेहनत से नहरों को पुनः खोल दिया और धीरे धीरे पानी गांव की ओर बहने लगा। फसलें फिर से हरी भरी हो गई और गांव में खुशहाली लौट आई। सूरजमल को उसके अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए दंडित किया गया और उसके तालाबों को प्रजा के उपयोग के लिए खोल दिया गया। राजा विक्रम और चाणक्य ने अपनी न्याय की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। लेकिन उनकी चुनौतियां यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने शिकायत की उसकी सारी संपत्ति एक ठग ने धोखाधड़ी से हड़प ली है। राजा विक्रम और चाणक्य ने इस मामले की भी गहन जांच शुरू की। उन्होंने व्यापारी के बताए गए ठग के बारे में जानकारी इकट्ठी की और पाया कि वह ठग एक कुशल अभिनेता था, जो विभिन्न नामों और पहचान के तहत अपने धोखाधड़ी के खेल खेलता था। राजा विक्रम ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्तचर को ठग के पास भेजा, जो व्यापारी का साथी बनने का नाटक कर सके। गुप्तचर ने ठग के विश्वास को जीत लिया और धीरे धीरे उसकी सभी योजनाओं और ठगी के तरीकों को उजागर कर दिया। अंत में राजा विक्रम ने ठग को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने ठग को दरबार में लाकर उसकी सारी धोखाधड़ी उजागर की। ठग को कठोर दंड दिया गया और व्यापारी की सारी संपत्ति उसे वापस लौटा दी गई। राजा विक्रम और चाणक्य ने फिर से अपने राज्य में न्याय की स्थापना की थी। उनकी नीतियों और कार्यों से राज्य में एक नई ऊर्जा और विश्वास की लहर फैल गई थी। लेकिन उनकी न्याय की यात्रा अभी भी अधूरी थी। राजा विक्रम और चाणक्य ने मिलकर राज्य में और भी सुधारों की योजना बनाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में कई नई नीतियों को लागू किया। उन्होंने प्रजा को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। इसी राजा विक्रम ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी न्याय और शांति फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक सहयोगी संघ बनाया, जिसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना था। राजा विक्रम और चाणक्य की न्याय की यात्रा अनवरत जारी रही। उनकी कहानियां और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करती है और यह सिखाती है कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उनकी यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई और ना ही उनकी कहानियां, क्योंकि न्याय और सत्य की यह यात्रा अनंत है। राजा विक्रम और चाणक्य की न्याय और सत्य की यात्रा जारी थी। उनके प्रयासों से अभिनवपुर राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना हुआ था। राज्य के लोग अपने राजा और उनके प्रमुख सलाहकार चाणक्य पर अटूट विश्वास करते थे। राजा विक्रम का एक और प्रमुख मंत्र था कि राज्य की सीमाओं की रक्षा हो और प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि हो। एक दिन राज्य के सीमांत क्षेत्र में बसे एक गांव से खबर आई कि वहां कुछ अजीब घटनाएं घट रही है। गांव के लोग डर और भय के साए में जी रहे थे। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर स्थिति की जांच करने का आदेश दिया। सैनिकों ने गांव पहुंचकर देखा कि लोग अज्ञात भय से कांप रहे थे। गांव के प्रमुख ने बताया कि रात के समय अजीब रोशनी
और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। कई लोग गायब भी हो चुके थे। यह सुनकर सैनिकों ने स्थिति की गहराई से जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। राजा विक्रम ने चाणक्य को बुलाकर इस समस्या पर विचार विमर्श किया। चाणक्य ने सुझाव दिया कि वे खुद गांव जाकर स्थिति का निरीक्षण करें। राजा और चाणक्य अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचकर राजा विक्रम और चाणक्य ने रात के समय गांव में पहरा देने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि जंगल की ओर से अजीब रोशनी आ रही थी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। राजा विक्रम और चाणक्य ने अपने सैनिकों के साथ उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। जंगल के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुराने और खंडहर मंदिर के पास कुछ लोग अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। इन लोगों का नेतृत्व एक रहस्यमय व्यक्ति कर रहा था, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राजा विक्रम और चाणक्य ने इस दृश्य को देखकर तुरंत समझ लिया कि यह किसी प्रकार की काला जादू का कार्य है। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उन लोगों को पकड़े। एक तीव्र संघर्ष के बाद सैनिकों ने उन सभी को पकड़ लिया और मंदिर के अंदर ले गए। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ अजीब प्रतीक और यंत्र रखे थे। चाणक्य ने उन प्रतीकों को देखकर समझा कि यह एक प्राचीन तांत्रिक विद्या है, जिसका उपयोग लोगों को भयभीत करने के लिए किया जा रहा है। राजा विक्रम ने उन लोगों से पूछताछ की। रहस्यमय व्यक्ति ने बताया कि वह एक तांत्रिक है और वह इस विद्या का उपयोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कर रहा था। उसने स्वीकार किया कि वह लोगों को भयभीत करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और इस भय का लाभ उठाकर गांव के लोगों से धन और संपत्ति ऐंठ रहा था। राजा विक्रम ने तुरंत तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उसे कड़ी सजा दी और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। राजा विक्रम और चाणक्य ने उस मंदिर को बंद करवा दिया और वहां किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। राजा विक्रम और चाणक्य ने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। उन्होंने गांव में सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए और गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। राजा विक्रम और चाणक्य की न्याय और सत्य की यात्रा अनवरत जारी रही। उनके कार्यों और नीतियों ने राज्य में एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। उनकी कहानियां और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और यह सिखाते हैं कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। राजा विक्रम और चाणक्य ने अपने राज्य में कई और सुधार किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में कई नई नीतियों को लागू किया। उन्होंने प्रजा को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। एक दिन राजा विक्रम को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। राज्य के एक बड़े नगर में एक व्यापारी की हत्या हो गई थी। इस हत्या से नगर में भय का माहौल पैदा हो गया था। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर स्थिति की जांच करने का आदेश दिया। सैनिकों ने नगर पहुंचकर देखा कि व्यापारी की हत्या रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। वहां कोई भी स्पष्ट सुराग नहीं था जो हत्या की वजह या हत्यारे की पहचान बता सके। राजा विक्रम ने चाणक्य को बुलाकर इस मामले पर विचार विमर्श किया। चाणक्य ने सुझाव दिया कि वे खुद नगर जाकर स्थिति का निरीक्षण करें। राजा और चाणक्य अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ नगर की ओर रवाना हुए। नगर पहुंचकर उन्होंने व्यापारी के परिवार से मुलाकात की और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राजा विक्रम और चाणक्य ने पूरे नगर की गहन जांच शुरू की। उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे सुराग जुटाने लगे। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि व्यापारी के पास एक बेशकीमती वस्त्र था, जिसे कई लोग हासिल करना चाहते थे। यह वस्त्र एक प्राचीन धरोहर था और उसमें गुप्त शक्तियां होने की बात कही जाती थी। राजा विक्रम और चाणक्य ने इस दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाया कि नगर में कुछ रहस्यमय लोग थे
जो इस वस्त्र के पीछे थे। राजा विक्रम ने उन लोगों की निगरानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उनकी गतिविधियों को समझने लगे। एक रात जब वे उन रहस्यमय लोगों का पीछा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वे लोग एक गुप्त स्थान पर एकत्रित हो रहे थे। राजा विक्रम और चाणक्य ने अपने सैनिकों के साथ उस गुप्त स्थान पर धावा बोल दिया। वहां उन्हें कई और लोग मिले जो उस बेशकीमती वस्त्र को हासिल करने की योजना बना रहे थे। राजा विक्रम ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और नगर में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने नगरवासियों को आश्वासन दिया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। उनकी न्याय और सत्य की यात्रा अनवरत जारी रही और उनके कार्यों ने राज्य में एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। राजा विक्रम और चाणक्य की न्याय और सत्य की यात्रा आज भी अनवरत जारी है। उनकी कहानियां और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और यह सिखाते हैं कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। न्याय और सत्य की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हमें इसे निरंतर जारी रखना होगा। राजा विक्रम और चाणक्य के प्रयासों से अभिनव पूम का माहौल बना हुआ था। उनकी न्याय और सत्य की यात्रा ने राज्य के लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया। लेकिन एक और चुनौती उनके सामने खड़ी थी, जो उनकी सूझबूझ और साहस की परख करने वाली थी। राज्य के एक दूरस्थ गांव से खबर आई कि वहां के लोग एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। इस बीमारी की वजह से गांव के लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और अजीबोगरीब लक्षण दिखा रहे थे। राजा विक्रम ने अपने चिकित्सकों और सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। राजा विक्रम और चाणक्य ने खुद गांव जाकर स्थिति का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग बेहद डरे हुए और असहाय महसूस कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह बीमारी एक प्राचीन शाप की वजह से हो रही है, जो एक पुराने खंडहर मंदिर से जुड़ी हुई है। खंडहर मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन तांत्रिक ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान के दौरान वह मर गया, लेकिन उसकी आत्मा उस मंदिर में फंस गई। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहां वास करती है और जो कोई भी मंदिर के पास जाता है उस पर शापित हो जाता है। राजा विक्रम और चाणक्य ने गांव वालों की बातों को गंभीरता से लिया और उस खंडहर मंदिर की जांच करने का निर्णय लिया। वे रात के समय मंदिर के पास गए, जब वहां का वातावरण और भी रहस्यमय और डरावना हो जाता था। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि वहां कई अजीब प्रतीक और तांत्रिक यंत्र पड़े हुए थे। अचानक उन्हें एक धुंधली छाया दिखाई दी, जो मंदिर के अंदर घूम रही थी। चाणक्य ने अपनी तंत्र मंत्र की जानकारी का उपयोग करते हुए उस आत्मा से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह आत्मा सच में उसी तांत्रिक की थी, जो अनुष्ठान के दौरान मारा गया था। तांत्रिक की आत्मा ने बताया कि वह अमृता की चाहत में इस शापित जीवन में फंस गई थी और अब वह मुक्ति चाहती थी। राजा विक्रम और चाणक्य ने उसे मुक्ति दिलाने का वादा किया और उस शापित आत्मा के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। राजा विक्रम और चाणक्य ने एक प्राचीन विद्वान को बुलाया, जो तांत्रिक विद्या में माहिर था। उन्होंने उस विद्वान के साथ मिलकर एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक की आत्मा ने बहुत विरोध किया, लेकिन राजा विक्रम और चाणक्य की दृढ़ता और साहस ने उसे काबू में कर लिया। अंततः अनुष्ठान सफल हुआ और तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई। आत्मा के मुक्त होते ही गांव वालों की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव में फिर से शांति और समृद्धि का माहौल लौट आया। राजा विक्रम और चाणक्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय और सत्य की राह पर चलते हुए कोई भी बाधा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पार किया जा सकता है। उनकी न्याय और सत्य की यात्रा ने न केवल राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित की, बल्कि लोगों में विश्वास और साहस की भावना भी जागृत की। राजा विक्रम
और चाणक्य की न्याय और सत्य की यात्रा अनवरत जारी रही। उनकी कहानियां और कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और यह सिखाते हैं कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि न्याय और सत्य की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। न्याय और सत्य की स्थापना के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय न हो। न्याय की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हमें इसे निरंतर जारी रखना होगा। सांसारिक पदार्थों की कामना अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता को समझने में हमारे सामने सबसे अच्छी कविना यह है कि हम दुनिया और इसके पदार्थों में बहुत ज्यादा लीन हैं। हमारी दिनचर्या में आध्यात्मिक चिंतन मनन करने के लिए समय में नहीं है। सागर में फेंके गए कॉर्क की तरह हमारा मन इंद्रियों के प्रभावों की एक के बाद एक उठने वाली लहर पर लहराता रहता है। बंदा को तरह यह कभी शांत नहीं बैठता। मन सांसारिक वस्तुओं का अनुभव करने में पूरी तरह से मग्न है। इसके रोम रोम में इंद्रियों के रस लबालब भरे हुए हैं। हर वक्त मन पर दुनिया की लालसा हो, सपनों और संभावनाओं की बमबारी होती रहती है। केवल अपने दायरे तक ही सीमित रहने वाला हमारा अहम भाव मन में निरंतर उथल पुथल मचाए रखता है, क्योंकि मोहवश हम इन्हीं की सोच में खोए रहते हैं। हमारा परिवार, दोस्त, व्यवसाय, धन संपत्ति आदि कर सोचिए, इनमें से कुछ भी हमारा ना हो तो हम यह तो जानते ही है कि मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। सब जानते हैं कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु मृत्यु के बाद ना तो किसी के साथ गावे और ना ही कभी जा सकती है। आखिरकार हमें यह शरीर भी यही छोड़ना पड़ता है। इकट्ठे किए हुए सारे खजाने यही छोड़ने पड़ते हैं। अपने प्रियजनों को अलविदा कहना पड़ता है। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, इस स्थूल दुनिया की हर चीज को मृत्यु के समय यही छोड़ना पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से हम यह सब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि मृत्यु के समय हमें यह लगे कि जीवन भर हम भ्रम में ही रहे? जिसे हम सच समझते रहे वह सच की मात्र एक छाया थी। क्या यह संभव है कि हमें यह एहसास हो जाए कि जैसी जिंदगी हमने अभी गुजारी है, असल में तो जिंदगी के मायने कुछ और ही है। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।